हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन मई 2025, जिसमें हम अपना कल सिक्योरिटी का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए ताकि आपके करंट अफेयर स्टार्टिंग पोर्शन स्ट्रांग हो जाए और पेपर में आप सक्सेसफुल हो पाएँ। आज का जो टॉपिक है 5th नंबर का टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा। एक्चुअली गाइस, क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ना रिसेंटली लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा है। इसके साथ देखो टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट है वो भी खोली गई है। और ये जो यूनिट है ये एक पार्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, और ये पूरी तरह से मिसाइल का टेस्टिंग करेगा, असेंबल करेगा, प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब समझने की बात है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते क्यों हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या फ़ायदा होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत इसलिए बना रहा है ताकि हम अपने ही देश में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करें और इस सेक्टर को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। 2 डिफेंस हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स खोले हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, और यूनियन बजट 2018-19 में ही इसको हमने अनाउंस कर दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं 2 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे 2 स्टेट जहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाया गया है तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपका यूपी और टीएन, यानी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको यूपेडा कहते हैं, वो ये इम्प्लीमेंट करेगी। और 6 नोडल पॉइंट्स पर इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। क्या क्या है जगह का नाम, आगरा के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ के अंदर इसको किया गया है। तमिलनाडु के अंदर भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसको चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, इन जगहों पर वहाँ पर नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को खोला जा रहा है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स खोलने का डिफेंस के सेक्टर में इससे क्या फ़ायदा होगा भारत को। सबसे बड़ा भारत का फ़ायदा ये है कि 2015 में ही हमने मेक इन इंडिया की बात करी, हम सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे आएगी, जब हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बेस शुरू करेंगे। तो एक पहला फ़ायदा ये कि हम जो मेक इन इंडिया का गीत कितने सालों से गा रहे हैं वो हमारा फुलफिल होगा। दूसरा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज होगी, तो इससे जो डोमेस्टिक लोग होंगे उनको भी जॉब भी मिलेगी और उसके बाद हमारा इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखो बूस्ट होगा, एमएसएमई सेक्टर का, स्टार्टअप्स का, प्राइवेट सेक्टर का। इससे हमारा एक्सपोर्ट भी डिफेंस का बढ़ेगा। तो सोचो कितने सारे फ़ायदे हमारे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, तो हमें समझना है कि ये लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको हम चाहें तो लैंड, एयर प्लस सी सब जगह से ही हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। सुपरसोनिक का मतलब है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 1 या 5 मैक होता है, और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होता है। फ्लाइट से भी ज़्यादा इसमें सुनने को मिलता है। फ्लाइट जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होती है। और मैक नंबर क्या है, ये रेशो होता है जो स्पेस क्राफ्ट जिस स्पीड से उड़ रहा होता है ना, उसका रेशो, मतलब स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड को हम मैक नंबर कहते हैं। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में 2 से 3 मैक की स्पीड होगी। इसको डेवलप कौन कर रहा है, ब्रह्मोस एयर स्पेस, जिसको जॉइंट वेंचर है जो कि डीआरडीओ इंडिया और रशिया का NPOM नाम का जो वेंचर है वो इसको काम कर रहा है। अब ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा, तो ब्रह्मपुत्रा भारत की रिवर और मोस्कवा रिवर रशिया की रिवर के नाम से पड़ा। अब ये 2 स्टेज आपका मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है, इंजन है, जो पहले स्टेज में इसमें सुपरसोनिक स्पीड डाली जाती है, देन उसके बाद सेपरेट किया जाता है। फिर इसमें एक लिक्विड रैमजेट होता है सेकंड स्टेज में, जो कि मिसाइल को 3 मैक स्पीड तक लेके जाता है। रैमजेट में एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है, जिसमें व्हीकल को आगे पहुंचाने की, मोशन देने की क्षमता होती है। ये इनकमिंग एयर के कंबशन को कंप्रेस करता है, ठीक है, विदाउट ए रोटेटरी कंप्रेसर। इस मिसाइल में जो फ्लाइट है इसकी वो 290 किलोमीटर तक जाता है। ये इसको आप फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे चलाते हो इस वाले ब्रह्मोस मिसाइल को, यानी कि वैरायटी ऑफ फ्लाइट से जा सकता है ऑन इट्स वेरियस वेज, कई कई जगह पे जाएगा ये, है ना, तो ये काम करेगा। अब इसके जो वर्जन्स हैं वो है ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन और एक ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लाइटर है, छोटा है, स्मॉलर वर्जन है। ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड जो देखी जा रही है वो 5 मैक से भी ज़्यादा है।
ब्रह्मोस मिसाइल का फ़ायदा क्या है समझते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जिसमें हमने देखा हाई स्पीड एंड प्रिसीशन टारगेट्स हमने लगाए। हमने इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने उन्हीं पॉइंट्स को पाकिस्तान के टारगेट किया जहां पर टेररिस्ट चीज़ें एक्टिविटीज़ की जा रही थी। हाई सुपरसोनिक स्पीड है ऑल थ्रू द फ्लाइट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, हाई लिथाल पावर है, एड जिसे किसको मिलता है, लार्ज काइनेटिक एनर्जी से मिलता है। फिर स्टेल्थ फीचर है, टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है, गाइडेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, एडवांस सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। अब इसके बाद डिफेंस की सेल्फ सफिशेंसी की बात भी आती है कि ब्रह्मोस जो है वो मेक इन इंडिया के हिसाब से एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर है। डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बड़ा मदद करता है। अब आप सोचो, फिलीपींस भारत की ऐसी पहली कंट्री है जो भारत से ब्रह्मोस को प्रोक्योर कर रही है। क्यों? उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल को क्रिएट कर रहे हैं हम। और इससे देखा जा रहा है कि भारत का धीरे धीरे रोल जो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब कहते हैं ब्रह्मोस जो इंडिया रशिया की है उसको दूसरे मिसाइल से भी ज़रा कंपेयर करते हैं। कह रहा है कि यूएस का टोमाहॉक है, कैलिबर रशिया का है, किंजल रशिया का है, स्काल्प फ्रांस का है। इनकी अलग अलग स्पीड है, यहाँ पर रेंज भी दी हुई है आपके सामने, और लैंड इनको कैसे कैसे लॉन्च किया जा सकता है वो भी दिया हुआ है। इसको भी आप एक ध्यान में रख सकते हो। दूसरा, कंक्लूडिंग लाइन में ये ध्यान रखना कि ब्रह्मोस एयर स्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी खोलकर हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है। इस स्ट्रेटेजिक स्टेप से क्या होगा, भारत का जो बहुत डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म होगी डिफेंस सेक्टर की, हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हमारा अपना मिसाइल प्रोडक्शन होगा, हम ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट लैंडस्केप में भी एक की प्लेयर की तरह नज़र आ सकते हैं। शुरुआत भी हो गई है, फिलीपींस हमारी सी पहली कंट्री जो ब्रह्मोस ले भी रहा है भारत से। दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्डन डोम के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली एम्बिशियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अनवील किया जिसका नाम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जो है ग्राउंड और एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसको यूएस ने प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ द यूएस से। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थ्रेट आ जाए तो ये इतना ज़बरदस्त गोल्डन डोम है, ये सबसे लड़ लेगा। इसमें स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर ट्रैकिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है। ये डिटेक्ट करता है प्लस ट्रैक भी करता है, प्लस ये स्टॉप कर देता है किसी भी मिसाइल को मल्टीपल स्टेज ऑफ फ्लाइट में, और डिस्ट्रॉय कर देता है इसको टेक ऑफ होने से पहले ही, मिड एयर में इसको पहले ही पता चल जाता है। तो गोल्डन डोम जो एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस एसेट है उससे बनाया गया था। इसमें आपका पेट्रैक मतलब बहुत सारे इसमें यूज़ करे गए हैं, थार्ड यूज़ करा गया है, पेट्रॉइड मिसाइल बैटरी यूज़ करी गई है, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड बेस, ये सारी चीज़ें गोल्डन डोम में यूज़ की गई हैं। अब अगर कंसर्न देखें गोल्डन डोम का तो इससे क्या होता है, देखो चाइना को भी लगा भाई कि ये तो बहुत ही स्पेस में रिस्क पैदा कर देगा, बैटलफील्ड पैदा कर देगा। तो देखा जा रहा है और कंट्रीज़ भी ऐसा बनाने की सोच रही हैं। तो अल्टीमेटली हथियारों का और इस्तेमाल हो रहा है, वेपनाइजेशन हो रहा है स्पेस में भी। फिर ये आउटर स्पेस ट्रीटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। स्टेट शेल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन और अदर वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं उनको करना चाहिए, तो वॉर किए जा रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताओ आउटर स्पेस ट्रीटी कब आई थी, इसका मेन मकसद लिखकर बताओ। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है डिफेंस सिस्टम को दूसरी कंट्रीज़ का। भाई रशिया का S-400 एडवांस फेज्ड एरे रडार है ये, यूएसए का थार, याद रखना ये सब पेपर में पूछ सकते हैं, थार कौन सी कंट्री का है। इजराइल का आयरन डोम है, आयरन बीम भी है। चाइना का HQ-9 है, इंडिया का बराक 8 है, आकाश है, ये दो हमारे भी हैं। तो ध्यान रखना। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है जो स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर हैं दो पोटेंशली रिवोल्यूशनरी फॉर डिफेंस कैपेबिलिटी, लेकिन लेजिटिमेट कंसर्न भी कहते हैं। कह रहे ना आप इंटरनेशनल स्पेस लॉ को उस पर चल रहे हो, आप नई एक तरह की आर्म रेस को क्रिएट कर रहे हो, तो कहाँ से नेशनल सिक्योरिटी आपकी बैलेंस होगी, कहाँ से आप प्रिजर्वेशन करोगे स्पेस का, कैसे एक पीसफुल डोमेन बनाओगे, रहने लायक रहने दोगे धरती को, या स्पेस को रहने ह्यूमैनिटी के लिए रहने दोगे। तो ये एक सवाल यहाँ पर उठाया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, नेक्सलिज्म को पढ़ने जा रहे हैं हम आज,
कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने लार्जेस्ट एवर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया था करी गुट्टल्लू हिल पे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर ये पड़ती है। अब इससे रिलेटेड देखो, जो ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ना, इससे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत तराही हैं और बहुत वायलेंस है। इनके लिए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल भी खोले गए हैं, ये जो भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि नक्सल फ्री इंडिया चाहिए हमें। याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं नक्सल फ्री इंडिया की बात कब चल रही है, तो मार्च 31 2026 तक ऐसी कोशिश है कि हम भारत को नक्सलवाद से फ्री कर दें। अब नक्सलिज्म का इंडिया में बैकग्राउंड समझते हैं। नक्सलिज्म हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो, कहाँ से आया? नक्सलबारी मूवमेंट थी 1967 की वेस्ट बंगाल में, वहाँ से आया। आइडियोलॉजी की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्राइवन बाय मायोस्ट प्रिंसिपल। नक्सलिज्म यहाँ पर हिस्टोरिकली इम्पैक्ट किया है इसने रिमोट एरिया को, अंडर डेवलप एरिया को, ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स को। इसका एम क्या है? अंडरमाइन करना इंडियन स्टेट्स को आर्म रिबेलियन के थ्रू, पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये क्या करता है? सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है। फिर जो इंडिया का रेड कॉरिडोर है वो बहुत त्राही है नक्सलिज्म से, चाहे छत्तीसगढ़ आता हो, उसमें राज्य झारखंड आए, उड़ीसा आए, महाराष्ट्र आए, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, ये त्राही है नक्सलिज्म के। इसी को रेड कॉरिडोर बोलते हैं। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है कि इसी चक्कर में यहाँ पर आर्म्ड वायलेशंस, यहाँ पर एक्सटॉर्शन, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका जाता है, यहाँ बच्चों को रिक्रूटमेंट कर ली जाती है नक्सलबारी में, ऐसे फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। अभी कह रहे हैं कि क्यों, रीज़न क्यों है फॉर द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म? क्योंकि इंडिया बहुत समय से मल्टी प्रॉन्ग्ड काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। उसमें हम सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट प्लस कम्युनिटी से बातचीत हम ज़रूर कर रहे हैं, ताकि इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसको डिक्लाइन करने के लिए सबसे बड़ा काम हमारा किया समाधान डॉक्ट्रिन ने, यानी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ही मजबूत कर देना। तो इंटायर जो सिक्योरिटी का जो ऑपरेशन है, स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिफरेंट लेवल पे बनाई जाए। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पहला मिलिट्री फोर्स है, इसने सैंक्शन किया इंडियन रिजर्व बैटेलियंस वगैरह को, सपोर्ट किया कि भैया यहाँ मॉडर्नाइज करो। स्टेट पुलिस को बोला अपग्रेड करो अपने आप को। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने समझा यहाँ पर कि भाई यहाँ पे ना कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टेट गवर्नमेंट की, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दो, ऑपरेशनल नीड को समझो। तो समाधान स्ट्रैटेजी यानी कि स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M फॉर मोटिवेशन, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड प्रोसेस बाय KPA यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हार्नीस करनी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, थिएटर्स का इस्तेमाल, फिनेंस का इस्तेमाल नहीं होने देना, नो एक्सेस टू फिनेंसिंग, गलत तरीके से फिनेंसिंग का इस्तेमाल नहीं, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, स्पेशल फोर्सेस इंटेलिजेंस का मदद लेना, मल्टी एजेंसीज के साथ काम करना, फाइनेंशियल क्रैकडाउन, टारगेट करना ऐसी फंडिंग सोर्सेज को जिससे मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हो या फंड को सीज करने का काम करना, तो उनको भी देखना। क्योंकि देखो कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है इनकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम का। इनके लिए तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा और मल्टीपल लेवल पे चलानी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इनको स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दी गई कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस गैप जो है वो फुलफिल किए जाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस ये सब खोले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको ITI के कोर्स, एकलव्य स्कूल्स के साथ जोड़ा जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत इनको पर्सनल एम्यूनिटी दी जा रही है लोकल पॉपुलेशन को। इनकी रोड को कनेक्ट किया जा रहा है, मोबाइल कनेक्ट किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी दी जा रही है। यानी 3C हैं, कहाँ पे? रोड, मोबाइल और फिनेंस में। कम्युनिटी इंगेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट के कहानी चलती है इनके साथ साथ, कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लोकल लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस को ह्यूमनाइज करने को बोला जा रहा है कि वो एक रेपो बिल्ड करें, लोकल लोगों का दिल जीतें। मीडिया प्लान की माओइस्ट का प्रोपोगंडा ना फुलफिल होने पाए, यूथ के एस्पिरेशंस सही डायरेक्शन में जाएं।
सेंट्रल असिस्टेंस, चाहे सिविलियन है, कोई विक्टिम है, उसको पूरा असिस्टेंस देना। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है इसको, नक्सलिज्म को हटाना। वायलेंट आइडियोलॉजी को कैसे दूर करोगे बताओ? मायोस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली ग्लोरीफाई करती है वायलेंस को कि भैया इससे तो हम अपना ओवरथ्रो कर देना चाहते हैं ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, बेसिकली इनका ये मकसद है। अब ये इनकी आइडियोलॉजी अगर होगी तो आप कितना भी कर लो, इनको बचा पाओगे आप? फिर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एक्सलाइंसेस की बात है कि दीज एक्सप्लॉइट लीगल सिस्टम, रिक्रूट कार्डर्स को ये पूरे करते हैं। उसके बाद आपका ये फंड रेस करना, समझ रहे हो? फिर डिफ़िकल्ट टेरेन है बहुत ज़्यादा, रिमोट ट्राइबल रीजन्स, करे गुटालू हिल जो है, हार्श जोग्राफी है, ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, परसेप्शन इस तरह के बन रहे हैं, लोकल ट्रस्ट इससे टूटा हुआ है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है एड्रेस करना ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत ज़रूरी है। लोकल पार्टिसिपेशन करो, ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाओ, काउंटर करो आइडियोलॉजिकल अपील को, सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मॉडर्नाइज करो लोकल पुलिस फोर्सेस को, यूटिलाइज करो स्मॉल इंटेलिजेंस डाइवर्स यूनिट्स को। समझ रहे हो? इसमें कह रहा है कि ना एग्जाम्प्लीफाइड बाय ग्रे हुंड्स, ताकि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती चली जाए। अब आपको ये शब्द समझना होगा कि ग्रे हुंड्स क्या होते हैं, ग्रे हुंड्स का मतलब क्या है। तो ग्रे हुंड्स बेसिकली एक तरह की, देखो एक तो डॉग वाली ब्रीड है, लेकिन एक पुलिस वाले में भी एक स्पेशल पुलिस यूनिट होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस फोर्स की। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, सेंट्रल स्टेट को कोऑर्डिनेशन बोला है कि करो भाई, तब जाके रेडिकलाइजेशन को रोक पाओगे आप। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी हवाला नेक्सस पढ़ने जा रहे हैं गाइस। क्यों आया? रिसेंटली इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बिटकॉइन ट्रेडिंग के नाम पे हवाला को ये इतना ज़्यादा वो दिया जा रहा है। बेल प्ली आई इसके तहत। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा ही वो दिखाया कि भैया क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों नहीं बताते हो वर्चुअल करेंसीज़ का। तो 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी थी आरबीआई के 2018 के सर्कुलर को, कि बैंक्स को साफ तौर पे मना किया था कि ऑफ़र नहीं करना है वर्चुअल करेंसीज़ को, बिल्कुल नहीं ऑफ़र करना कोई बिटकॉइन। अब क्रिप्टो करेंसी हवाला सिस्टम कैसे चल रहा है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझते हो ऐसी करेंसी जो डिजिटल फॉर्म में या वर्चुअल फॉर्म में क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखने के लिए। बिटकॉइन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके पास कोई सेंट्रल इशूइंग या रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता, ब्लॉकचेन के बेसिस पे ही चलती है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आया? अब हवाला सिस्टम क्या है? हवाला में क्या होता है, आप बेसिकली इनफॉर्मल तरीके से फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, हवालादार्स कहते हैं उसको। और ये बहुत समय से चलता आ रहा है, मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ, साउथ एशिया में शुरू हुआ, और अलग अलग नाम से, चाइना में फाचेन के नाम से और भारत में हुंडी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग करने का और टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने का। समझ रहे हो? तो ये कैसे नेक्सस बना क्रिप्टो करेंसी हवाला का, वो समझाने जा रही हूँ। देखो, क्रिप्टो हवाला नेक्सस बना कि देखो ट्रेडिशनल हवाला कन्वर्ज हुआ मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी के साथ, मिल गया वो। अब इसी से क्या होता है कि लॉन्डर कर देते हैं ये इलिसिट फंड को और बाईपास करके वो भी फॉर्मल फाइनेंशियल रेगुलेशंस को। एग्जाम्पल के तौर पर ईडी ने 1300 करोड़ अनकवर पैसा जो था, रूट्स को देखा कि कैसे कैसे जा रहा है, शेल अकाउंट के थ्रू, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू, हवाला के थ्रू। तो ब्लॉक चेन में क्या होता है, नोट्स जो है सीन हो दिखती है ना, वो एनालॉगस हवालादार की तरह काम कर रही है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कंसेंसस पे चल रही है, उसके थ्रू ये पैसा इधर उधर जा रहा है। देखो कैसे होता है ये क्रिप्टो करेंसी हवाला का नेक्सस। ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हुई, सेंडर इन हवाला, ठीक है। ब्लॉक जो ट्रांजैक्शन को दिखा रहा है, यूनिक इंक्रिप्शन हुई, ब्लॉक सेंड कर दिया जाता है हवालादार को। अब जैसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, रिसीवर हवाला को पैसा मिल गया और ब्लॉक एंड कर दिया, उसको इन्होंने ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ। अब आप पैसा पकड़ ही नहीं सकते। अब लिंक कैसे करते हैं? रीज़न फॉर लिंकिंग एनोनिमिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ना क्रिप्टो करेंसी का इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि ट्रेडिशनल मेथड के साथ इन्होंने मिलाया और हवाला सिस्टम के साथ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं होते, आराम से पैसा इनका पहुंच जाता है। आप फाइनेंशियली ट्रैक ही नहीं कर सकते कि कहाँ से फ्लो आया है ये पैसा, बाईपास कर दिया इसने ट्रेडिशनल फाइनेंस को भी। अनस्टेबल गवर्नेंस, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सब रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस की वजह से ये सब हो गया। फिर इलिसिट एक्टिविटीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ब्लॉकचेन को वो कर रहे हो। फिर कंपैटिबिलिटी, ब्लॉकचेन है, हवाला सिस्टम है, विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी वर्क कर रहा है।
अब कंसर्न क्या है क्रिप्टो करेंसी हवाला नेक्सस के? ट्रैकिंग चैलेंज है सबसे बड़ा, लार्ज इलिसिट ट्रांसफर्स करना, कॉम्प्लेक्सिटी वेब बनाना, स्टेल्थ एड्रेसेस, रिंग सिग्नेचर्स, ये सारी प्रॉब्लम है। फिर यूज़ इन इलिसिट फिनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग का दिक्कत, टेरर फिनेंसिंग का प्रॉब्लम, मुनारका केस था इन्वॉल्विंग $20 बिलियन, टेररिस्ट ग्रुप हमास रेजिंग मिलियंस ऑफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, रेगुलेटरी चैलेंज है, टैक्स अवॉइडेंस का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रिस्क है, जो डिजिटल वॉलेट्स हैं टारगेट फॉर हैकर्स, सिग्निफिकेंट लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी चकारी बढ़ गई है इसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है जी फिर क्या करें ऐसे में? कह रहा है भैया इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, बिना ग्लोबल कोलैबोरेशन के, बिना रेगुलेशन के काम नहीं हो सकता। आपको अपनी लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस को दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, जैसे यूएन का ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग है। अपनी कंप्लायंस यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी बढ़ाओ, ब्लॉकचेन या दूसरी टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही हैं उनके ट्रैक फंड का यूसेज कैसे हो रहा है उसको चेक किया जाए। उसके लिए आपको TRM लैब खोलनी पड़े, वैल्यू ड्राइवन ट्रांजैक्शनल ट्रैकिंग एनालिटिक्स करना पड़े, करो इस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। स्ट्रेंथन करो रेगुलेशंस को, क्लियर करो लॉज ऐसे कि जो वर्चुअल करेंसी है वो ज़रूरी तो है, लेकिन FATF की गाइडलाइंस में भी तो आए वो कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेटर हो, जैसे RBI करता है ना, बैंक्स की रेगुलेशंस करता है, पैसा किधर से क्या जा रहा है, वैसे ही ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेटर चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। AI का इस्तेमाल करो, ML का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर सिक्योरिटी पोर्शन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल। फिर कल मिलते हैं, शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।